Hello friends, welcome to all of you in our channel खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स। 3 अगस्त 2023 में एमपी टेट वर्ग 1 कॉमर्स का पेपर लिया गया। आज उसकी रिस्पॉन्स शीट हमारे पास है और आज हम इसका एनालिसिस करने जा रहे हैं कि किस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है और किस क्वेश्चन का आंसर किस रीज़न की वजह से क्या लिया गया है। तो चलिए जल्दी से हम ये पेपर का एनालिसिस देख लेते हैं। तो जितने भी कॉमर्स से रिलेटेड स्टूडेंट हैं उन सब के लिए ये पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आने वाले समय में एमपी सेट के लिए, एमपीपीएससी टैक्सेशन असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए और एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी ये एग्ज़ाम के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम जल्दी से स्क्रीन पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन समितियों की स्थापना छोटे उत्पादकों को उनके उत्पाद बेचने में मदद के लिए की गई है, वे कहते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि कोई भी प्रोडक्ट जब बनाया जाता है और मार्केट में जब उतारा जाता है तो उसको अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए कौन सी समितियां बनाई जाती हैं। तो उनके लिए जो समिति बनाई जाती है उसका नाम है विपणन सहकारी समिति। तो पहला आंसर आपका मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाएगा। तो इंग्लिश वालों के लिए भी यहाँ हम आंसर बोलते जाते हैं और हिंदी में हम क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं और इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करते जाएंगे। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं कि पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। दूसरे क्वेश्चन में है, नियम एवं विनिमय के आधार पर कार्य करने वाले प्रबंधक को क्या कहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, रूल्स और रेगुलेशन को जब फॉलो किया जाता है तो कोई भी लीडर, कोई भी मैनेजर अगर रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करता है तो उस नेता को हम क्या बोलते हैं, उसको ब्यूरोक्रेटिक कहते हैं। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है, जो भी काम होता है वो रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है। तो आपका आंसर यहाँ डी हो जाएगा, जैसा कि नौकरशाही और नेता आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से लिया गया है और उदासीनता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत उपभोक्ता संतुलन के लिए पर्याप्त शर्त यह है कि उदासीनता वक्र होना चाहिए। तो इसका आंसर मूल से उत्तल हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जिला फोरम के पास उत्पाद मूल्य से संबंधित उपभोक्ता शिकायत पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है। जैसा कि आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक 1 करोड़ रुपए के मामले सुने जाते हैं। अगर 1 करोड़ से ऊपर का मामला होगा और 5 करोड़ रुपए तक का होगा तो स्टेट उसको सुनेगी, मतलब वो राज्य के संबंध में हो जाएगा, यानी राज्य फोरम उस पर सुनवाई करेगी। और अगर ये 5 करोड़ रुपए से ऊपर का मामला है तो केंद्र की जो समिति होती है या जो सेंट्रल फोरम होता है वो इसकी सुनवाई करता है। तो जिला स्तर के लिए जो सुनवाई हो सकती है वो अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक की हो सकती है। इसलिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बाद कौन सी बाह्य आर्थिक घटना नहीं है, मतलब कौन सी एक्सटर्नल इवेंट नहीं है, एक्सटर्नल इकोनॉमिक इवेंट नहीं है। ये चारों इकोनॉमिक इवेंट हैं, लेकिन यहाँ एक्सटर्नल पूछा गया है कि कौन सा एक्सटर्नल नहीं है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्यों करेक्ट आंसर है? स्टोर विभाग द्वारा निर्माण विभाग को कच्चे माल की आपूर्ति करना, मतलब कि जब स्टोर डिपार्टमेंट अपने मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को क्या भेजेगा, रॉ मटेरियल सप्लाई कराएगा, तो ये उसका इंटरनल मैटर कहलाएगा, एक्सटर्नल मैटर नहीं कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए हो जाएगा, जैसा कि स्क्रीन में दिया हुआ है। अब कंसाइनमेंट में प्रोफार्मा चालान किसके द्वारा भेजा जाता है। तो कंसाइनमेंट जो होता है, जब हम अपने एजेंट के थ्रू माल बिकवाते हैं तो उसको हम कंसाइनमेंट कहते हैं। और कंसाइनमेंट में प्रोफार्मा चालान किसके द्वारा भेजा जाता है, तो ये प्रेषक के द्वारा प्रेषणी को भेजा जाता है, मतलब कि कंसाइनर इसको कंसाइनी को भेजता है और माल के संबंध में सूचना इसको प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब इसके बाद आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, जो अगला क्वेश्चन आपको दिया है पर्टिकुलर कि किसी भी खराब ऋणों को कवर करने के लिए, खराब ऋण से मतलब यहाँ
किन ऋणों से है? बैड डेब्ट को कवर करने के लिए जो उधार बिक्री को प्रेरित करने के लिए जो कमीशन दिया जाता है उसको डेल क्रेडियर कमीशन कहते हैं। डेल क्रेडियर कमीशन जो होता है वो परिशोध कमीशन हिंदी में कहलाता है, और परिशोध कमीशन हमेशा उधार बिक्री को प्रमोट करने के लिए और उधार बिक्री के कारण जो बैड डेब्ट होता है उसको कवर करने के लिए एजेंट को दिया जाता है। तो यहाँ इसका आंसर करेक्ट डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रावधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो प्रावधान के संबंध में यानी कि प्रोविज़न के संबंध में पहला कथन ही सही माना जाएगा। यह व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि जब भी हम कोई प्रावधान बनाते हैं तो उसका उद्देश्य लाभ को कम करना मुख्य उद्देश्य नहीं होता, या टैक्स बचाना जो है वो मुख्य उद्देश्य नहीं होता, या लाभों के पुनर्विनियोजन के ये खिलाफ नहीं होता, बल्कि ये क्यों बनाया जाता है? ताकि हमारी वित्तीय स्थिति मजबूत हो सके, भविष्य में कोई भी आकस्मिक हानि से, कोई भी कंटिंजेंट लायबिलिटी से निपटने के लिए हम प्रोविज़न बनाते हैं। तो प्रोविज़न बनाने का उद्देश्य क्या है? प्रोविज़न बनाने का उद्देश्य व्यवसाय की स्थिति को मजबूत करना है, मतलब बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पर क्या है। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको कि कंपनी की तरलता स्थिति को कौन इंगित करता है? तो कंपनी की जो लिक्विडिटी पोजीशन होती है उसको नेट वर्किंग कैपिटल नेट वर्किंग कैपिटल जो है वो इंगित करती है। और नेट वर्किंग कैपिटल का फार्मूला क्या होगा? तो नेट वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है CA माइनस क्या होता है? CA माइनस CL होता है। इसका मतलब ये हुआ हम करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी को लेस कर देते हैं तो नेट वर्किंग कैपिटल आ जाती है। और नेट वर्किंग कैपिटल कंपनी की क्या होती है? लिक्विडिटी पोजीशन को बताती है। तो कंपनी की तरलता स्थिति को ज्ञात करने के लिए हम शुद्ध कार्यशील पूंजी निकालते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुकूल बैंक शेष दर्शाता है। तो अनुकूल का मतलब फेवरेबल बैंक का बैलेंस क्या होगा? तो याद रखिए कैश बुक का बैलेंस जो होता है, कैश बुक आपकी होती है, उस कैश बुक का बैलेंस कैसा होना चाहिए? कैश बुक का डेबिट बैलेंस होना चाहिए, जबकि पासबुक का कैसा बैलेंस होना चाहिए? क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, जो हमारी फेवरेबल कंडीशन को दिखाता है। तो याद रखिए कैश बुक का डेबिट बैलेंस होना चाहिए, जबकि पासबुक का कौन सा बैलेंस होना चाहिए? क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ आप देख लें कौन सा बैलेंस आपको दिया गया है। यहाँ कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया गया है और वही आपका करेक्ट आंसर भी है। तो कैश बुक का कौन सा बैलेंस होना चाहिए? कैश बुक का डेबिट बैलेंस होना चाहिए, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्क्रीन पर क्या दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन आपका सांख्यिकी से संबंधित है कि माध्य माध्यिका और बहुलक के मान क्या होते हैं या कब समान होते हैं? तो जब मीन मोड मीडियन इक्वल होगा। ये मीन मोड मीडियन कब इक्वल होता है? तो x बार जिसको हम समांतर माध्य कहते हैं, m मीडियन हो गया और z आपका क्या हो गया? बहुलक हो गया। ये तीनों कब बराबर होते हैं? जब सीरीज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हो, मतलब कि सामान्य वितरण में हो, और सामान्य वितरण को हम व्यवस्थित कहते हैं। सामान्य वितरण की दशा में क्या होता है? वहाँ विषमता शून्य होती है और x बार बराबर होता है m के और m बराबर होता है z के। तो इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है? व्यवस्थित वितरण कहा जाता है, सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ बी हो जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कौन सा मूल्य ह्रास का तरीका नहीं है? मतलब कौन सी मूल्य ह्रास की मेथड नहीं है, यानी डेप्रिसिएशन की कौन सी मेथड नहीं है? तो वर्ष अंक विधि का योग, ये भी आप डेप की एक मेथड है। दोहरा क्रमागत ह्रास पद्धति, ये भी एक ह्रास की मेथड है। और बीमा पॉलिसी पद्धति से भी ह्रास लगाया जाता है। लेकिन मूल्य ह्रास वापसी विधि कोई विधि नहीं होती, मतलब कि डेप्रिसिएशन रिटर्न मेथड कोई डेप की मेथड नहीं है। तो डेप की 16 मेथड होती हैं, उन मेथड में से ये 3 मेथड आपको यहाँ दी गई हैं। ये मेथड डेप की होती हैं, डेप्रिसिएशन की होती हैं। लेकिन आखिरी मेथड जो डेप्रिसिएशन रिटर्न मेथड दी है, ये कोई मेथड नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके बाद स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए क्या दिया गया है कि कौन सा विपणन प्रबंध दर्शन नहीं है, मतलब कि
कौन सी मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी नहीं है, सॉरी, कौन सी मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी है, ये पूछा गया है। तो वो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। जो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सामाजिक विपणन अवधारणा, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहेंगे। तो आप बताइए मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। मार्केटिंग का मतलब होता है अंतिम उपभोक्ताओं तक वस्तुओं एवं सेवाओं को प्रदान करना और उनसे संतुष्टि हासिल करना। मतलब हम जो वस्तुएं प्रदान करते हैं अंतिम उपभोक्ताओं को, उससे उनको क्या मिलना चाहिए, संतुष्टि मिलना चाहिए। तो ये सिस्टम एक सोशल सिस्टम है और जिसका संबंध समाज के हर उस व्यक्ति से है जो वस्तुओं का उपभोग करता है। तो कुल मिलाकर विपणन प्रबंधन दर्शन किससे संबंधित है, सामाजिक विपणन व्यवस्था से संबंधित है, जहां समाज के हर उपभोक्ता को संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है। अब इसके बाद बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया है, आदर्श त्वरित अनुपात क्या होगा, मतलब कि जो आइडियल क्विक रेशियो है वो क्या होगा। तो आइडियल क्विक रेशियो यहाँ कितना होता है, 1:1 होता है। याद रखिए 1:1 जो होता है वो आदर्श त्वरित अनुपात होता है। अगर आपसे आदर्श चालू अनुपात पूछा जाता तो आपका आंसर कितना होता, 2:1 होता, कि आइडियल करंट रेशियो 2:1 होता है और आइडियल लिक्विड रेशियो 1:1 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर फिलहाल यहाँ बी हो जाएगा। इसके बाद आगे देख लेते हैं स्क्रीन पर और क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं। कौन सा उद्यम संसद के एक विशेष अधिनियम द्वारा अस्तित्व में लाया गया है। तो आप याद रखिए कि जब भी किसी कंपनी का निर्माण संसद के अंतर्गत होता है, यानी संसद में विशेष प्रस्ताव पास करके होता है, तो उसे हम स्टैच्यूटरी कंपनी यानी कि वैधानिक कंपनी कहते हैं। वैधानिक कंपनी का निर्माण कंपनी अधिनियम 1956 या कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत नहीं होता, बल्कि किसी विशेष अधिनियम के द्वारा किसी कंपनी को जब वजूद में लाया जाता है, अस्तित्व में लाया जाता है, तो उस स्पेशल एक्ट से बनी कंपनी को स्टैच्यूटरी कंपनी यानी कि वैधानिक कंपनी कहते हैं, जैसा कि ऑप्शन डी में आप देख रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या दिया है। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि गेट से WTO बनाया गया। तो कब बनाया गया, गेट को आप अच्छे से जानते हैं कि गेट का मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, और ये कब बनाया गया था, ये बनाया गया था 1947 में बनाया गया था। और इसको रिप्लेस किसने किया, इसको रिप्लेस किया है WTO ने, और WTO ने रिप्लेस इसको कब किया, 1995 में किया। और इसके लिए डेट भी बहुत अहम हो जाती है, कब कौन सी डेट में किया। तो 1 जनवरी 1995 को गेट को रिप्लेस किया किसने, WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। और जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय भी याद रखें, इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर अब क्या हो जाएगा, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर 1995 यानी 1995 हो जाएगा, क्योंकि 1995 में गेट से क्या बना, WTO बना, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि कोई फर्म भविष्य में कीमत कम करने के इरादे से नए उत्पाद के लिए जब अधिक मूल्य वसूलती है तो उसको क्या कहते हैं। तो जब भी याद रखिए, जब भी मार्केट को कैश करने के लिए शुरुआत में प्राइस को ज़्यादा रखा जाता है, लेकिन बाद में उस प्राइस को कॉम्पिटिटिव आने के बाद कम कर दिया जाता है, तो उस प्राइस को हम स्किमिंग प्राइस कहते हैं। हिंदी में इसको मलाई उतारना मूल्य नीति भी कहते हैं, कि जब तक कॉम्पिटिटिव नहीं है तब तक आप मार्केट में हाई प्राइसिंग करके प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सकते हैं और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपके कॉम्पिटिटिव मार्केट में आते हैं तो आप प्राइस को क्या करेंगे, आगे कम करेंगे। तो अभी आपने इनिशियली क्या रखा, हाई प्राइस रखा, लेकिन बाद में आप लो प्राइस कर देते हैं। तो इस पॉलिसी को और इस हम प्राइसिंग पॉलिसी को क्या कहते हैं, स्किमिंग पॉलिसी कहते हैं, जैसा कि इसका आंसर ए दिया गया है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं हमारे कोर्स में कवर किए गए थे और हमारे स्टूडेंट्स ने यहाँ इनके सही आंसर दिए हैं। तो आप भी अगर हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं और MPPSC टैक्सेशन असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी दिसंबर
2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए 2 बैचेस हमने बना रखे हैं और आपको नए बैच में एडमिशन अभी मिल सकता है। अगर अभी भी आप हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि निजी कंपनी पर्टिकुलर निजी कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 में किस में कंपनी अधिनियम 2013 में कहाँ परिभाषित किया गया है या कहाँ निजी कंपनी के बारे में बताया गया है। तो एक निजी कंपनी प्राइवेट कंपनी को 268 में बताया गया है। तो याद रखिए 268 का संबंध एक निजी कंपनी से है। 262 जो आपको स्क्रीन पर दिया गया है ये 1 पर्सन कंपनी है। उसके बाद 271 का संबंध किससे है, तो 271 का संबंध एक सार्वजनिक कंपनी से है। तो याद रखिए पब्लिक कंपनी के संबंध में 271 है, प्राइवेट कंपनी में 268 है और 1 पर्सन कंपनी में 262 लिया जाता है। तो ये सारे सेक्शंस आपको याद रखना है जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में यूनिट नंबर 2 में आने वाले हैं। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, बाजार मूल्य और साधन मूल्य के बीच का अंतर का आधार क्या है। तो बाजार मूल्य और साधन मूल्य पर जब हम गणना करते हैं तो उनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसका अंतर इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी है। अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी लेस करते हैं तो वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को लिया जाता है। तो जब बाजार मूल्य पर हम लेते हैं तो सिर्फ क्या लेते हैं, अप्रत्यक्ष कर को लेते हैं। और जब हम साधन लागत पर लेते हैं तो हम सोर्स कॉस्ट पर जब लेते हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स में से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को लेस कर देते हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर आ जाता है। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको आगे दिया गया है, उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करके बताते हैं कि इसका आंसर 60,000 जो आया है वो किस तरीके से आया है। सबसे पहले इसमें हमने ओपनिंग कैपिटल लिख लेते हैं कि ओपनिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में दी गई है कि प्रारंभिक पूंजी कितनी है। तो प्रारंभिक पूंजी आपको दी गई है 2,50,000 रुपये। प्रारंभिक पूंजी हम सबसे पहले लिख लेते हैं, वो पूंजी आपको दी गई है 2,50,000। फिर इसके बाद आगे देख लेते हैं इसमें क्या प्लस किया जाता है। तो नेट प्रॉफिट इसमें ऐड कर दिया जाता है और नेट प्रॉफिट आपको दिया है कितना, 1,00,000 रुपये, क्योंकि प्रॉफिट होने से कैपिटल बढ़ जाती है। और इसके बाद इसमें से हम इसमें और प्लस कर देते हैं क्या, एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल अतिरिक्त पूंजी यहाँ 30,000 है उसको भी हम ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से इन तीनों मदों का टोटल आ जाता है 3,80,000 आ जाता है इन तीनों मदों का टोटल। अब इसमें से हम क्लोजिंग कैपिटल को क्या कर देंगे, क्लोजिंग कैपिटल सीसी को लेस कर देते हैं जो कि आपको दी गई है 3,20,000। तो 3,80,000 में से 3,20,000 लेस करते हैं तो बताइए कैपिटल में जो कमी होती है वो किस वजह से होती है। आपकी कैपिटल होना चाहिए 3,80,000 लेकिन क्लोजिंग कैपिटल शो हो रही है 3,20,000। तो अगर कैपिटल में कोई डेफिसिट होता है, कैपिटल में कोई कमी होती है, डिक्रीज़ होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स, मतलब कि उसको आहरण बोला जाता है। तो आपका 60,000 राइट आंसर हो जाएगा जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इस तरीके से आप ड्राइंग का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आगे दिया गया है एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है जो कि आहरण पर ब्याज से संबंधित है और पूछा गया है कि यदि कोई मोहन एक व्यक्ति है 3,000 रुपये प्रति माह निकालता है और माह के अंत में निकालता है तो ब्याज की गणना कैसे होगी। 3,000 रुपये अगर मासिक निकालेंगे तो एक साल में टोटल कितनी ड्राइंग हो जाएगी, 36,000। ये कैसे निकाला हमने, 3,000 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनुअल ड्राइंग्स वार्षिक आहरण आ जाएगा 36,000। अब इसके बाद माह के अंत में निकाला गया है और इसके अलावा देख लेते हैं ब्याज की दर इस क्वेश्चन में क्या दी गई है। ब्याज की दर आपको 9% दी गई है। तो फिर किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे वो हम आपको बता देते हैं। तो देखिए अभी हमने आपको बताया था कि 36,000 आपका एनुअल ड्राइंग्स हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 9%, तो 9/100 ले लेते हैं। और जब भी याद रखिए एट द एंड ऑफ मंथ होता है तो कितना लिया जाता है, 5.5 लिया जाता है। ये एवरेज बेसिस पे लिया जाता है और चूंकि ये 5.5 मंथ है तो डिवाइड में कितना आएगा, 12 आ जाएगा। अब 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो हम यहाँ कैंसिल कर देते हैं। अब हम 9 को 3 से
डिवाइड करते हैं और 12 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो यहाँ 4 लिख देते हैं। अब इसको हम और जब सॉल्व करेंगे 4 से अगर हम इसको कैंसिल कर देते हैं तो ये आ जाता है कितना 9, तो 9 इंटू 3 इंटू 5.5 हो जाएगा। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1485 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को इस तरीके से कैलकुलेट किया गया है जैसा कि अभी हमने आपको बताया। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्क्रीन पर और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि विनिमय विपत्र की कौन सी विशेषता नहीं है। तो एक विनिमय विपत्र की कौन सी विशेषता नहीं है, तो एक विनिमय विपत्र याद रखिए किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो लेनदार के द्वारा जारी किया जाता है। यानी कि क्रिएटर बिल को लिखता है और डेटर्स के नाम पर वो बिल लिखा जाता है और डेटर्स उसको एक्सेप्ट करता है, जबकि उसका अपोजिट यहाँ दिया गया है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ विशेषता जो नहीं है वो पूछी गई है। एक बिल इसे अहाता या उसकी ओर से स्वीकार किया जाता है, तो हाँ बिल्कुल, बिल जो है एक्सेप्ट करने वाले को एक्सेप्टर कहते हैं और वो डेटर्स होता है, देनदार होता है। ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, ये भुगतान का एक आदेश है, तो बिल्कुल ये एक ऑर्डर है और ये लिखित रूप में होता है, बिल्कुल ये लिखित रूप में होता है। लेकिन ये देनदार के द्वारा तैयार नहीं किया जाता, बल्कि क्रिएटर इसको तैयार करता है और डेटर से एक्सेप्ट कराता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ डी हो जाएगा। इसके बाद लेखांकन सूचना को निर्णयों में आवश्यक बनाने का प्राथमिक गुण क्या है। तो कोई भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जब होती है, उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को डिसीजन में लाने के लिए कौन सी प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है, तो विश्वसनीयता और तुलनीयता होना चाहिए। मतलब इसमें रियलाइबिलिटी और कंपेरेबिलिटी होना चाहिए, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका बी हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा घुमा कर दिया था, लेकिन स्टूडेंट इसको काफ़ी स्टूडेंट गलत करके आ गए कि भारत को अपना केंद्रीय बैंक कब मिला। तो भारत का केंद्रीय बैंक, सबको पता है कि भारत का जो सेंट्रल बैंक है वो क्या है, भारत का सेंट्रल बैंक आरबीआई है। और आरबीआई ने अपना कार्य कब स्टार्ट किया, तो आरबीआई ने अपना कार्य जो स्टार्ट किया था वो 1 अप्रैल 1935 में किया था। तो 1 अप्रैल 1935 को भारत को क्या मिला, अपना केंद्रीय बैंक मिला। तो भारत का सेंट्रल बैंक क्या है, भारत का सेंट्रल बैंक आरबीआई है। और आरबीआई ने अपना वर्क कब से स्टार्ट किया, फ्रॉम 1 अप्रैल 1935 से किया। तो आपका राइट आंसर 1935 हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा कर दिया था, आप इसको अगर आसानी से अच्छे से पढ़ते और समझते कि भारत का केंद्रीय बैंक क्या है, तो आप इसका राइट आंसर टिक कर सकते थे। अब इसके बाद देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या दिया है। कंपनी के निगमन के पहले प्रमोटर द्वारा तीसरे पक्षकार के साथ निम्नलिखित में से किस अनुबंध पर हस्ताक्षर होते हैं। तो याद रखिए कि यहाँ निगमन से पहले प्रमोटर्स होते हैं। तो जो प्रमोटर्स होते हैं वो प्रमोटर्स कौन होते हैं, कंपनी की संकल्पना जिनके दिमाग में सबसे पहले आती है, कंपनी को शुरू करने का विचार जिनके दिमाग में आता है, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रमोटर्स कहते हैं। और वो प्रमोटर्स जब किसी के साथ अनुबंध करते हैं तो उसको प्रारंभिक अनुबंध कहा जाता है। और कंपनी में जब कंपनी के शुरुआती दौर में कंपनी होती है और जो खर्च होते हैं उनको प्रारंभिक व्यय कहते हैं। तो याद रखिए, प्रमोटर्स द्वारा जब थर्ड पार्टी के साथ कोई अनुबंध किया जाता है तो उसको प्रारंभिक अनुबंध मतलब प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और जो कि आपको यहाँ दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस आर्थिक गतिविधि में हित का हस्तांतरण शामिल है। तो किस आर्थिक गतिविधि में हित का हस्तांतरण होता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, व्यवसाय हो जाएगा। व्यवसाय में क्या होता है, व्यवसाय में क्या होता है कि हित का हस्तांतरण होता है। आर्थिक गतिविधि से मतलब यहाँ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन से है या इकोनॉमिक इवेंट से है, क्योंकि जब हम कोई इकोनॉमिक इवेंट करते हैं तो
तो वो व्यापार में होता है, और व्यापार में हित का क्या होता है? हस्तांतरण, मतलब जिस वस्तु के हम मालिक हैं, जब हम उस वस्तु को बेचेंगे तो उसका मालिक कोई और बन जाएगा। तो इसके साथ क्या होता है, वस्तु का जो हित होता है वो क्रेता के साथ जुड़ जाता है। मतलब जब वस्तु कोई क्रेता बायर उसको परचेस कर लेगा तो परचेसर के पास वो राइट ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ ये व्यापार में होता है या व्यवसाय में होता है, जैसा कि इसका डी आंसर दिया गया है। इसके बाद हम देख लेते हैं, जबकि अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि स्क्रीन पर क्या दिया गया है। तो स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन कंपनी के वर्तमान अनुपात में सुधार करेगा यदि वह 2:1 है। तो यहाँ देखिए कंपनी का जो अनुपात दिया गया है, यहाँ वर्तमान अनुपात में सुधार करने की बात कर रहे हैं। तो लेनदारों को भुगतान करने से कंपनी का जो अनुपात होगा वो सुधर जाएगा। ये जो भी अनुपात आपको दिए गए हैं, अगर इनको चालू अनुपात के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो आप इसको समझ सकते हैं कि लेनदारों को भुगतान करने से, क्रेडिटर को पेमेंट करने से क्या होगा, यहाँ लायबिलिटी कम हो जाएगी और वहाँ असेट्स भी कम हो जाएगी। लेकिन याद रखिए, जब कोई रेशियो अगर 2:1 है और 2:1 के कंपोजिशन में कब परिवर्तन आता है, तो देखिए यहाँ आपकी असेट जितने रकम से कम हुई उतनी रकम से आपकी लायबिलिटी भी कम हुई, लेकिन नीचे ज़्यादा रकम कम हो गई और ऊपर जो है वो कम रकम कम हुई। तो उससे क्या होता है, उससे आपका रेशियो सुधर जाता है और आप इसको करंट रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते थे। तो ये जो 2:1 लिखा है ये करंट रेशियो की बात की है, क्योंकि यहाँ देनदारों से वसूली हो रही है, मशीन का नकदी खरीदना लिखा है और उसके बाद वारंट जारी करना है। तो ये ऑप्शन आपके नहीं होंगे, लेकिन लेनदारों को भुगतान होने से करंट रेशियो सुधर जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपको बता देते हैं, आप यहाँ इसको इस तरीके समझ सकते, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दिया। ये 2:1 में हम पहले लिखते हैं, तो 2:1 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं। ऊपर हमने करंट असेट्स ले लिया, नीचे करंट लायबिलिटी ले ली 20,000। ये 20,000 और 10,000 क्यों लिया, क्योंकि 2:1 दिया है। अब 2:1 के अकॉर्डिंग हम करते हैं, मान लो 2,000 रुपये हमारा क्रेडिटर कम होगा तो हमारी असेट भी कम हो जाएगी। तो 2,000 रुपये हम असेट में कम करते हैं तो कितना बचेगा, ये 18,000, और नीचे 2,000 रुपये कम होगा तो कितना आ जाएगा, ये 8,000। अब देखिए आप इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। 3 ज़ीरो से यहाँ 3 ज़ीरो कैंसिल करते हैं, 2 से ये कैंसिल करते हैं 4 बार, और 2 से ये ऊपर हम कैंसिल करते हैं कितने बार, 9 बार। तो अब आप बताइए 9:4 हो गया, और 9:4 जो हो गया वो इम्प्रूव हो गया कि नहीं। तो पहले 2:1 था, 2:1 था और अब 9:4 हो गया। अगर आप 9:4 को अगर आप और आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2 से कुछ क्या आएगा, कुछ ज़्यादा आएगा, लगभग ये 2 पॉइंट, लगभग आपका ये 2 पॉइंट कितना आ सकता है, तो 2.25 हो जाएगा, और इस 2 कितना हो जाएगा, 1। तो बताइए रेशियो इम्प्रूव हुआ कि नहीं। तो लेनदारों को भुगतान करने से ये रेशियो इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये करंट रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सॉल्व इसको कर सकते थे। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए क्या लिखा है, प्राचीन काल में ऊन के निर्यात और घोड़े के आयात के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण था। तो ये आपके लिए कौन सा शहर महत्वपूर्ण था, तो ये आपका पेशावर दिया गया है, जो कि अभी अब पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में जो है ये पेशावर है, और ये फेमस था किसके लिए, ये फेमस था ऊन के निर्यात और घोड़ों के आयात के लिए। इसके बाद देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक वातावरण का हिस्सा नहीं है। तो आर्थिक वातावरण का मतलब होता है इकोनॉमिक जो एनवायरनमेंट है उसका हिस्सा नहीं है। तो हम यहाँ देख लेते हैं, लोगों की प्रयोज्य आय में परिवर्तन। तो जब आय की बात हो रही, इनकम की बात हो रही, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बाज़ार और व्यापार चक्र की बात हो रही, तो बाज़ार में जितनी भी एक्टिविटी होती हैं सब इकोनॉमिक होती हैं। ब्याज का संबंध भी आपका किससे है, इकोनॉमिक एक्टिविटी से है। लेकिन उपभोग की आदत जो है वो आर्थिक वातावरण का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये सामाजिक वातावरण का हिस्सा है। इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपभोग की आदत हो जाएगा। इसका मतलब कि कंज्यूमर जो होता है उसकी कंजम्पशन की जो हैबिट हैं, यहाँ आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद क्या दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन आप देखें, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा की विशेषता नहीं है। तो सेवा की कौन सी विशेषता नहीं है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ आपका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर्टिकुलर आपका राइट आंसर संगतता हो जाएगा, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है,
एक सी होना, लेकिन कोई भी सेवा कभी एक सी नहीं होती। अगर हम उसको ज़्यादा पेमेंट करेंगे तो सेवा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और अगर हम कम पेमेंट करेंगे तो सेवाओं में कमी हो जाएगी। जैसा कि आप रेलवे में देखते हैं, रेलवे एक सेवा है, रेलवे एक सेवा है। हम जनरल का अगर टिकट लेंगे तो जनरल में हमको बैठने मिलेगा, कभी कभी बैठने भी नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम उसका रिजर्वेशन कराएंगे तो एक सीट हमको मिल जाएगी। मतलब सेवा में अगर हमने थोड़ा ज़्यादा पेमेंट करा तो हमें थोड़ी सी ज़्यादा फैसिलिटी मिल गई, और अगर हम एसी का टिकट ले लेते हैं तो और ज़्यादा फैसिलिटेड हमको क्या मिल जाएगी, सीट मिल जाएगी, और ज़्यादा आरामदायक हमको क्या मिल जाएंगी, सुविधाएं मिल जाएंगी। तो कुल मिलाकर कोई भी सेवा जो होती है उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती, संगतता नहीं होती। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद लिखा गया है, लेखांकन सूचना को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है तो उसके लिए कौन सा गुण होना चाहिए। स्पष्ट रूप से, स्पष्ट यहाँ बात की गई है, स्पष्ट मतलब क्लियरली बात की गई है। तो जब कोई चीज़ क्लियर होती है तो इसका मतलब वो अंडरस्टैंडेबल है, और अंडरस्टैंडेबिलिटी आपको सुबोधता को कहते हैं। बोध का मतलब क्या होता है कि किसी भी बात की जानकारी या किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ जाना। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी, सुबोधता यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं, किस प्रकार के अनुपात को अम्ल परख अनुपात के रूप में जाना जाता है। तो अम्ल परख अनुपात यानी जिसको हम एसिड टेस्ट रेशियो कहते हैं, वो आपका त्वरित अनुपात मतलब कि क्विक रेशियो है, या जिसको हम लिक्विड रेशियो भी कहते हैं। और इसका आइडियल रेशियो कितना होता है, 1:1, जो इसी पेपर में आपसे पूछा गया है। तो त्वरित अनुपात आपका क्या है, तरल अनुपात है, और तरल अनुपात को हम अग्नि परीक्षा अनुपात या अम्ल परख अनुपात कहते हैं, और इंग्लिश में इसको एसिड टेस्ट रेशियो कहा जाता है। अब इसके बाद पूछा गया है आपसे कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। मतलब जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको भारत में कब स्थापित किया गया, 1988 में, लेकिन इसको वैधानिक मान्यता कब मिली है, तो वो 1992 में मिली है। लेकिन आपका क्वेश्चन एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है सेबी का, कि सेबी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो सेबी के अध्यक्ष की नियुक्ति वित्त मंत्रालय करता है, क्योंकि ये मैटर फाइनेंस का है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री सेबी को कंट्रोल करती है, और सेबी के संबंध में उसके चेयरपर्सन को या उसके अध्यक्ष को नियुक्त करती है। और जैसा आपको पता होगा कि सेबी किसको कंट्रोल करती है, तो सेबी स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करती है। भारत में जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं, ये सिक्योरिटी के सेकेंडरी मार्केट होते हैं, द्वितीयक बाजार होते हैं, जहां पर प्रतिभूतियां खरीदी और बेची जाती हैं। तो प्रतिभूतियों के खरीदने और बेचने पर कौन नज़र रखता है, सेबी रखता है। और सेबी किसके अंडर में आता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। इस बात को आप याद रखिए। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, स्वयं के डिवेंचर को रद्द करने पर हस्तांतरित लाभ को क्या कहा जाता है। तो जब कंपनी अपने ही डिवेंचर को ओपन मार्केट में परचेस कर लेती है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि उसको हम बोलते हैं कैंसलेशन ऑफ ऑन डिवेंचर्स। और जब कंपनी इसको रद्द कर देती है, और जब 100 रुपये वाले डिवेंचर को खरीद लेती है, जैसा कि 100 रुपये का डिवेंचर है, और कंपनी ने इसको कितने में खरीद लिया, कंपनी ने इसको 96 रुपये में खरीद लिया या 95 में खरीद लिया, तो 4 रुपये का कंपनी को क्या हो गया, प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व कहते हैं। और ये प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो अपने ही डिवेंचर को ओपन मार्केट में परचेस करने पर कंपनी जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र करती है, वो किस में ट्रांसफ़र करती है, तो कंपनी इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करती है, जैसा कि इस आंसर में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन के कारकों की पूर्ण प्रतिस्थापना किसके द्वारा मानी जाती है। तो इसका आंसर सही रैखिक आइसोक्वेंट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं, WIPO का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है। तो WIPO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो WIPO का मुख्यालय जो है वो ना ही रोम में स्थित है, ना ही वॉशिंगटन DC में है, और ना ही पेरिस में है। दिए गए जो विकल्प हैं इनमें से कहीं भी WIPO का मुख्यालय स्थित नहीं है। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन
स्क्रीन पर क्या दिया गया है। तो अगले क्वेश्चन में हम देख लेते हैं आयातित पूंजी का, जब अपनी आयातित पूंजी का एक हिस्सा कंपनी के समापन की स्थिति में ही मांगने के लिए आरक्षित रखा जाता है तो उस पर्टिकुलर पूंजी को क्या कहते हैं। तो उस पूंजी को आरक्षित पूंजी यानी कि रिजर्व कैपिटल कहा जाता है। तो याद रखिए कंपनी की वो पूंजी जो निर्गमित हो जाती है वो तो इशूड कैपिटल होती है, लेकिन एक ऐसी कैपिटल होती है जिसको कंपनी ने अभी तक मार्केट में इशू नहीं किया है और ना ही उस इशूड कैपिटल का अभी जनता से मांगा गया है, जबकि वो कब मांगा जाएगा, कंपनी के समापन के समय ही मांगा जाएगा। तो कंपनी के समापन के समय मांगी जाने वाली पूंजी को हम आरक्षित पूंजी रिजर्व कैपिटल कहते हैं, क्योंकि इस कैपिटल को कंपनी ने अभी रिजर्व रखा है और कंपनी जब टर्मिनेट होगी, डिसॉल्व होगी और कंपनी का जब टर्मिनेशन होगा उस समय ये कैपिटल मांगी जाएगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन पार्टनरशिप से रिलेटेड है, तो आगे देख लेते हैं कि पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन पर्टिकुलर क्या दिया गया है कि किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु होने पर सेवानिवृत्ति या मृतक साझेदार के पूंजी खाते में क्या जमा किया जाएगा। तो उसके हिस्से की सद्भावना मतलब उसके हिस्से की जो ख्याति होती है, उसके हिस्से की ख्याति को उसके मृतक साझेदार के या अवकाश प्राप्त साझेदार के खाते में क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ ये पूछा गया है कि कौन से अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो ये साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाएगा और कौन सी रकम को, उस रकम को क्रिएट किया जाएगा जो पर्टिकुलर जो पार्टनर रिटायर्ड हुआ उसी का भाग आएगा। तो याद रखिए जैसे पूरे फर्म की ख्याति 50,000 है और जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है या जिसकी डेथ हो रही है उसका भाग 1/5 है, तो उसका भाग 1/5 जो 10,000 है उसी को उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। पूरी 50,000 रकम को क्रेडिट नहीं किया जा सकता, तो इस बात को आप ध्यान रखिए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम स्क्रीन पर देख लेते क्या है। सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में ये कथन सत्य है कि यह कानूनी जिम्मेदारी से कहीं अधिक व्यापक है। मतलब जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं उन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहीं ज़्यादा ज़रूरी जो हैं वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पर्टिकुलर आपका क्या है। अब हम स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 का उद्देश्य नहीं है। तो आपको पता होगा कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम मतलब कि कंपटीशन एक्ट कब आया। तो ये 2002 में आया और 2002 में ये कंपटीशन एक्ट आया तो किसकी जगह आया, MRTP एक्ट की जगह, MRTP एक्ट की जगह इस एक्ट को लाया गया। तो MRTP एक्ट कब आया था, 1969 में आया था और इसकी जगह इंडियन कंपटीशन एक्ट आया जिसको हम भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 कहते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है यहाँ। तो पहला उद्देश्य यह है कि उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा करना, मतलब जो भी उपभोक्ताओं के हित हैं उनको सुरक्षित करना। तो ये इस प्रतिस्पर्धा अधिनियम का क्या है, उद्देश्य है। इसके बाद बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, ये भी इसका उद्देश्य है। व्यापार में भाग लेने वाले लोगों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, ये भी उद्देश्य है। लेकिन अगला पॉइंट जो चौथा दिया गया ये इसका उद्देश्य नहीं है कि प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं का समर्थन करना। मतलब कंपटीशन में कोई भी अननेसेसरी अगर अनहेल्दी कंपटीशन क्रिएट करता है, गला काट प्रतियोगिता का समर्थन करता है या 2-3 कंपनियां मिलकर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को जनरेट करती हैं, तो ऐसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को डिस्करेज किया जाता है, इनकरेज नहीं किया जाता। तो इसको इनकरेज करना, इनका समर्थन करना इस एक्ट का उद्देश्य नहीं है। तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इन्होंने उद्देश्य नहीं है ये पूछा था। इसके बाद कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली में डेटा के भंडारण और प्रसंस्करण की रूपरेखा को क्या कहा जाता है। तो इसको डेटाबेस कहा जाता है। जो डेटाबेस हम कलेक्ट करके रखते हैं, जो डेटा हम इकट्ठा करते हैं और जहां इकट्ठा करते हैं और उसकी जहां प्रोसेसिंग होती है उस पूरे फ्रेमवर्क को हम डेटाबेस कहते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ ए हो जाएगा। इसके बाद राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम
कब पारित किया गया या कब अधिनियमित किया गया, तो ये अगस्त 2003 में इसको पारित किया गया और इसका अधिनियम किया गया, रेगुलेट किया गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन पार्टनरशिप से रिलेटेड है, तो वो हम देख लेते हैं। आज हम यहाँ जो क्वेश्चन लेकर आए हैं, 100 क्वेश्चन काफ़ी होते हैं। आज हम पहले 50 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद आज रात को आपको 10 बजे तक एक वीडियो और मिल जाएगा, वहाँ रिमेनिंग 50 क्वेश्चन का एनालिसिस हो जाएगा। तो आप अभी पार्ट 1 को हमसे देख लें। पार्ट 1 मतलब जो फर्स्ट 50 क्वेश्चन हैं हम उनका एनालिसिस कर रहे हैं, और लास्ट 50 क्वेश्चन का एनालिसिस करने के लिए आपको वेट करना होगा। और आज रात तक हम 10 बजे तक अपना दूसरा वीडियो अपलोड कर देंगे, जिसमें आपको रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। अब फ़िलहाल हम स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका ये पार्टनरशिप से रिलेटेड है और पार्टनरशिप में रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के नियम को हमने काफ़ी अच्छे से आप लोगों को बताया है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर उसमें क्या क्या ट्रांजैक्शन आते हैं। तो किसी भी कंपनी का जब पुनर्गठन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, और क्रेडिटर में अगर 10,000 की कमी होगी तो एंट्री क्या होगी। तो याद रखिए, क्रेडिटर जब कम होते हैं तो बिजनेस में प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं। इसका मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट पुनर्मूल्यांकन खाता क्रेडिट होगा, तो डेबिट क्या होगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट होगा। तो एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, पहले नंबर पर लिखा हुआ है कि लेनदार खाता 10,000 रुपये से क्या हो जाएगा, डेबिट, और पुनर्मूल्यांकन खाता क्रेडिट होगा। तो पुनर्मूल्यांकन खाता क्यों क्रेडिट हुआ, लेनदार एक दायित्व है, और दायित्वों में कमी होना बिजनेस का प्रॉफिट है, और प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। तो पुनर्मूल्यांकन खाता क्रेडिट होगा और लेनदार खाता यहाँ क्या होगा, डेबिट होगा। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लेते हैं, क्या दिया गया है। प्रीपेड बीमा खाता क्या है, तो प्रीपेड का मतलब पूर्वदत्त बीमा खाता। तो याद रखिए, जो भी पूर्वदत्त होते हैं, पूर्वदत्त व्यय होते हैं, उनको संपत्ति कहा जाता है। तो जितने भी पूर्वदत्त व्यय होंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर असेट्स, तो ये सब एक संपत्ति हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ बी हो जाएगा। इसके बाद फिर एक पार्टनरशिप से रिलेटेड एक क्वेश्चन फिर आया है। इस पार्टनरशिप को अपन फिर से समझ लेते हैं कि आगे पार्टनरशिप में क्वेश्चन गारंटी से संबंधित है कि जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है तो उस गारंटी की हानि को कौन पूरा करेगा। तो जिस पार्टनर ने गारंटी दी है वो कंसर्निंग पार्टनर यहाँ क्या होगा, जिम्मेदार होगा। अगर पार्टनरशिप फर्म में 2 लोगों ने, ए और बी ने अगर गारंटी दी है तो ए और बी उसको पूरा करेंगे, और ए और बी इसको किस रेशियो में पूरा करेंगे, वो अपने प्रॉफिट लॉस रेशियो में पूरा करेंगे। और अगर गारंटी सिर्फ किसने दी है, नए पार्टनर सी को गारंटी किसने दी है, बी ने प्रोवाइड की है, तो कंसर्निंग पार्टनर कौन हुआ, बी। तो बी ही उस लॉस को क्या करेगा, पूरा करेगा। तो यहाँ आपका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद फिर देख लेते हैं, DBMS का उदाहरण नहीं है, तो MS एक्सेस जो होता है, MS एक्सेल जो होता है वो पर्टिकुलर DBMS का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब इसके बाद पूछा है कौन सा उद्योग द्वितीयक उद्योग नहीं है, मतलब कौन सी इंडस्ट्री जो है वो सेकेंडरी नहीं है। तो आनुवांशिक उद्योग जिसको हम जेनेटिक इंडस्ट्री कहते हैं, जेनेटिक इंडस्ट्री आपकी द्वितीयक उद्योग नहीं है, मतलब सेकेंडरी उद्योग नहीं है। बाकी के जो उद्योग आपको दिए गए हैं, जो कि ए, बी और डी ऑप्शन में दिए हैं, ये तीनों ऑप्शन आपके पर्टिकुलर सेकेंडरी इंडस्ट्री में आते हैं, द्वितीयक उद्योग में आते हैं। लेकिन आनुवांशिक उद्योग आपका जननिक उद्योग कहलाता है। जननिक मतलब इसको जेनेटिक हम इंडस्ट्री कहते हैं, जो कि आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री नहीं है। इसके बाद यादृच्छिक नमूनाकरण किसको कहा जाता है, तो प्रायिकता सैंपलिंग जो होती है, जिसको हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ही रैंडम सैंपलिंग कहलाती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि रैंडम सैंपलिंग क्या है, तो जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है, जब हमको पता नहीं होता और अचानक हम ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकालते हैं, या कुछ बॉल रखी हुई हैं
उनमें से एक बॉल को हम चूज़ करते हैं बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी जाने, तो उसको हम यादृच्छिक नमूनाकरण कहते हैं, जिसको हम रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। मतलब बिना सोचे समझे हमने बिना किसी उद्देश्य के एक बॉल निकाल ली, तो इस प्रकार बॉल को चुनना क्या कहलाता है? प्रायिकता सैम्पलिंग कहलाता है। इसके बाद स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्टार्टअप ऑफ इंडिया एक्शन प्लान कब मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है 16 जुलाई 2016 को। तो 16 जुलाई 2016 में ये लॉन्च किया गया। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ आपका राइट आंसर पर्टिकुलर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या दिया गया है। निम्न में से कौन सा जो है वो प्रॉपर सुमेलित नहीं है, मतलब कि इनमें से कौन सा गलत है? तो पेटेंट अधिनियम 1970 में बनाया गया, बिल्कुल ठीक है। कॉपीराइट एक्ट 1957 में बनाया गया, ये भी ठीक है। इसके बाद व्यापार बाजार अधिनियम 1999 में बनाया गया, ये भी ठीक है। लेकिन लेकिन वस्तुओं के भौगोलिक संकेत, जिसको जियोग्राफिकल हम कहते हैं, जियोग्राफिकल एक्ट कहते हैं, वो एक्ट 1998 में नहीं बनाया गया। तो करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो सुमेलित नहीं है वो पूछा गया है। तो इस नहीं पर आप फोकस किया करें कि नहीं पर्टिकुलर क्या है या नहीं है, तो आपका आंसर अब नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अब इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या दिया गया है। एक संविदात्मक समझौता जिसके तहत संपत्ति का मालिक दूसरे पक्ष को संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार देता है, इसको हम क्या कहते हैं? तो ये पर्टिकुलर पट्टा कहलाता है, लीज़ कहलाता है। क्योंकि लीज़ में क्या होता है, एक पट्टा अगर हमने किसी को दिया है और किसी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट करके किसी और को दे दिया है, तो वो दूसरे मालिक को क्या हो जाता है, दूसरे मालिक तक पहुंच जाता है। तो यहाँ लीज़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको दिया गया है जिस अनुपात में सतत साझेदार निर्वतमान साझेदार के हिस्से का अधिग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिए, जब कोई पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर रिटायर्ड होता है तो उसके रिटायरमेंट पर जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं वो गेन करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ गेनिंग रेशियो हो जाएगा। लाभ अनुपात को हम प्राप्ति अनुपात भी कहते हैं, और नए अनुपात में से पुराना अनुपात घटाने पर ये प्राप्ति अनुपात निकाला जाता है। तो यहाँ अधिग्रहण कर रहे हैं, और अधिग्रहण तभी होता है जब एक पार्टनर फर्म से जा रहा होता है, तब अधिग्रहण होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ बी हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं अपने उत्पादों सेवाओं को ग्राहकों को बेचकर अर्जित व्यवसाय की राशि को क्या कहते हैं? तो याद रखिए, जब भी कोई वस्तु हम बेचते हैं तो बेचने से होने वाली इनकम को हम रेवेन्यू कहते हैं। तो याद रखिए, इनकम को ही हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू कहते हैं। और इस रेवेन्यू को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है, आय कहा जाता है। तो आगम या आय जो कि बिक्री को हम कहते हैं, जैसे हमारी सेल्स है, इस सेल्स में हमारी क्या क्या शामिल है? इस सेल्स में हमारा प्रॉफिट भी इंक्लूड है, इसमें कॉस्ट भी इंक्लूड है। तो कॉस्ट आपकी क्या हो गई? लागत हो गई। प्रॉफिट आपका क्या हो गया? लाभ। तो लागत और लाभ के संयोजन से क्या बनता है? विक्रय मूल्य बनता है। तो विक्रय मूल्य से पैसा आया है, इनकमिंग हुई है, क्योंकि ग्राहक को हम जब माल बेचते हैं तो पैसा आता है। इनकम को हमने क्या किया? इनकमिंग हमारे पास हुई, इनकम आई, तो उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। और रेवेन्यू को हिंदी में क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि पर्टिकुलर क्या दिया गया है। लगभग आपके आधे क्वेश्चंस यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम इस वीडियो को यहीं क्लोज़ कर रहे हैं, और इसके बाद एक आधे क्वेश्चन के लिए फिर से हम एक वीडियो लेकर आएंगे जो कि आज रात तक अपलोड किया जाएगा। तो आप तब तक उसका वेट करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल पर अगर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कॉमर्स से जुड़ी हुई और भी बातों को समझने के लिए आप हमारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अगर आपके कितने मार्क्स आए हैं इस एग्ज़ाम में और उसका कट ऑफ क्या जाने वाला है, इससे संबंधित हम और भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो में अंत में एक कमेंट कर दें कि कितने मार्क्स आपके आए, ताकि हमको ये पता चल जाए कि डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से क्या कट ऑफ रहने वाला है। अब अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।